हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर 1 यानी इतिहास। चैप्टर का नाम है क्या, कब और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे और एक एक लाइन को जानेंगे और इससे एनसीईआरटी प्लस जेसीईआरटी एग्ज़ाम के व्यू से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और इसके अनुसार एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आप लोगों का पीडीएफ नोट्स के साथ आप लोगों को दिया जाएगा। कंप्लीट अभ्यास क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट अंत तक आप लोग इसको देखिए और समझिए एक एक लाइन को कि आखिर क्या कहता है। इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। कहते हैं कि बीते हुए कहानियों को इतिहास कहा जाता है। तो बीता हुआ आखिर क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से जीवन काल स्टार्ट होता है, कब से शुरुआत होता है, जो कि हमने कब से कौन सा खेती करना प्रारंभ किया, किस जगह पर खेती करना प्रारंभ किया, इन चीज़ों को हम लोग विस्तृत तरीके से जानेंगे। कौन सी नदी के किनारे लोग बसा करते थे और कौन से पहाड़ियों पर रह करके खेती करना शुरुआत किया और सबसे पहले कौन सा खेती को उपजाया गया था। इन सारी चीज़ों को हम लोग पूरा वैचारिक तरीक़ा से एवं बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, रसीदा का सवाल है। रसीदा कह रही है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। रसीदा जो है से बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी जो कि 100 साल पहले, कितने 100 साल पहले, 100 साल पहले वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। ये ऐसा कौन सोच रहा है? रसीदा सोच रही है। कौन सोच रही है? रसीदा सोच रही है। तो कैसे पता लगाएं, चलिए जानते हैं। ये रही रसीदा। रसीदा का आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। इसका सवाल है, ये सोचती है कि कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए क्या कर रहा है? यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो। इसका कहना है कि यदि कल क्या हुआ था तो उसके लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति मतलब याद हो। क्या हो? याद हो। स्मृति का मतलब क्या होता है? याद। क्या होता है? याद। लेकिन तुम बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हो। चलिए, कहता है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में मतलब बीता हुआ चीज़ के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो क्या जान सकते हैं उसके लिए चलिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे पहला नंबर में आता है लोग क्या खाते थे। लोग जो है से क्या खाते थे, लोग क्या खाते थे, कैसे पहनते थे, कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारी, आखेटक मतलब शिकारी होता है, शिकारी, पशुपालकों, कृषि माने खेती करना, शासकों यानी राजाओं को, व्यापारी, जो व्यापारी मतलब जो बनिया लोग होता है लेन देन करता है, पुरोहित मतलब पंडित लोग, शिल्पकारों कपड़ा जो बुनाई करते हैं, कलाकार लोग एक से एक बनाने वाला, और संगीतकार मतलब गीत गाने वाला। वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानते हैं कि वैज्ञानिक मतलब आविष्कार करने वाला, जो नया नया चीज़, जैसे फ़ोन को किसने बनाया, हवाई जहाज़ को जैसे राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ को आविष्कार किया, उसी तरह उन लोगों के जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत गाते थे। इन सारी चीज़ों को हम अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानेंगे कि कैसे कैसे लोग रहते थे, शिल्पकार, संगीतकार, शिकारी, पशुपालक और जो खेती करने वाले थे, शासक, व्यापारी। इन सारी चीज़ों को हम जानते हैं और कहाँ कहाँ इन सारी चीज़ों को उपयोग किया जाता था और कहाँ कहाँ रहते थे। चलिए अब दूसरा पॉइंट है लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे।
चलिए, तो लोग रहते थे कहाँ, तो मानचित्र एक है, मानचित्र आप लोगों को बताते हैं, मानचित्र जिसमें मानचित्र आप लोगों को दिखाते हैं। नर्मदा नदी का पता लगाओ, कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। यह रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्रह, यानी बढ़िया, मतलब कुशल संग्रह का मतलब होता है कि ठीक ठाक से अपना जीवन व्यतीत जो करते हैं, तो कुशल संग्रह थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, जहाँ पर पूरा माने बेहतरीन चीज़ें, हर चीज़ मिलने की सुविधा होता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विशाल संपदा। क्या कहते हैं, तो अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। मतलब फल फूल माने खाने पीने के जितने पदार्थ थे वहीं से संग्रह, यानी वहीं से इकट्ठा किया करते थे। संग्रह मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। और वे जानवरों का आखेटक, यानी आखेटक मतलब शिकारी किया करते थे। क्या करते थे, शिकारी। तो वहीं से खाने पीने की हर चीज़ सुविधा जो है से लोग कहाँ से, वहीं से जंगलों से ही उसी संपदा से इकट्ठा किया करते थे। चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया हो कि लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी का पता लगाएं। तो आप लोग देख लीजिए, नर्मदा नदी आ गए। नर्मदा नदी आप लोग इस में देखिए, नर्मदा नदी यहाँ है, यहाँ है नर्मदा नदी। आप लोग को दिख रहा होगा कि नर्मदा नदी जो है से यहाँ है। तो यहाँ पे है से लोग रहते थे नर्मदा नदी के किनारे, जिसको विंध्य पहाड़ी कहते हैं। कौन सा पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी। तो यह है चंबल, लिखा है चंबल, का है चंबल। अभी है सोन नदी। तो नर्मदा नदी के किनारे ही लोग रहते थे, वहीं पे शिकारी करते थे, वहीं पे खेती करते थे, वहीं पे खाने पीने के हर, विंध्य पहाड़ी जो है यहीं पे हर चीज़ सुविधाएं उपलब्ध करते थे। यह है भारत का नक्शा, आप लोग देख सकते हैं कि पूरा भारत का नक्शा आप लोग को नज़र आ रहा होगा। नर्मदा नदी यहाँ है, नर्मदा नदी यहाँ है, जो कि विंध्य पहाड़ी पर वो लोग रहा करते थे, और नर्मदा नदी जो है पानी की सुविधा यही मिला करता था। तो आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि कहाँ है। तो अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को पता लगाओ। आप लोगों को तुरंत मैप में आप लोगों को दिखाएंगे कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ है। तो देख लीजिए, वहाँ के बारे में जानते हैं कि सुलेमान किरथर पहाड़ी जो है कह रहा है कि इसी क्षेत्र में, जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी है उसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000, कितना, 8000 जो है से 8000 पूर्व, कितना, 8000 पूर्व स्त्री पुरुष, कौन, सबसे पहले गेहूँ, 8000 पूर्व स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो जब आप लोगों से हम पूछेंगे कि गेहूं तथा जौ फसलों का उपजाना आरंभ किया और उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैलों का पालतू बनाना शुरू किया, तो कब किया, तो 8000 पूर्व में। तो किस जगह पर, तो उत्तर पश्चिम के कौन से पहाड़ी, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। कब, तो 8000 वर्ष पूर्व। ये लोग गांव में रहते थे और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी को पता लगा। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो चावल उपजाया गया कहाँ, तो मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी में। कहाँ, विंध्य पहाड़ी में। अन्य क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ और उपजाया गया विंध्य पहाड़ी उत्तर में। तो आप लोग को बता दें कि पहला नंबर में आता है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। तो देख लीजिए, पूरा मैप में आप लोग दिखाते हैं। ये है सुलेमान, जो कि ये सुलेमान जो आप लोगों को पहाड़ी नज़र आ रहा है, ये है अभी कौन सा स्थान, तो अफगानिस्तान। अभी है किरथर पहाड़ी जो कि है पाकिस्तान का है, पाकिस्तान। अब यहाँ से आया है सिंधु नदी, देख सकते हैं। ये है कौन सी नदी, सिंधु नदी। देखिए यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ से सुविधा हो जाती है सिंधु नदी के। ये है किरथर पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी। और विंध्य पहाड़ी आप लोगों को जैसे कि पहले ही बताएं, जो विंध्य पहाड़ी है उसके ठीक नीचे नर्मदा नदी है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। और यही मध्य भारत है जो कि इसी जगह पर खेती करना प्रारंभ किया था 8000 वर्ष पूर्व। तो आप लोगों को
क्लियर समझ में आ रहा होगा। आप लोग को जहाँ भी मिस्टेक हो रहा होगा उसको ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताएं। चलिए नेक्स्ट, तो आप लोग को यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब आते हैं यहाँ मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग को सिंधु नदी का बताते हैं। सिंधु नदी ये रहा, सिंधु नदी, और पता लगाने के लिए कहा है कि इसके सहायक नदियाँ। तो देखिए आप लोग को यहाँ से सिंधु नदी जो है से निकलती है, सिंधु नदी। तो जो नदी इसमें मिलती है उसको सहायक नदी कहते हैं। तो देखिए ये है झेलम, कौन सी नदी है? झेलम है, झेलम सतलुज नहीं, सॉरी झेलम ये है। ये देखिए इधर जब चल जाता है, देखिए काबुल में ही चल जाता है नदी। फिर यहाँ देखिए चेनाब नदी है। तो जो छोटी नदी है, सॉरी छोटी नदी जो है से यहाँ आन के किस नदी में मिल गई? सिंधु नदी में। सिंधु नदी है बड़ी नदी, ये है सतलुज नदी, देख ले सकते हैं, ये है सतलुज और ब्यास। ये सारी नदियाँ जो है से आ करके, तो 1 2 3 ये सारी नदियाँ जो है ये टूट करके उधर से इधर मिल गया है, जो कि इस है सहायक नदियाँ, जो कि कहाँ करके मिल रही है? सिंधु नदी में। कौन सी नदी में? सिंधु नदी में। तो सिंधु नदी में जितनी भी नदियाँ आकर के मिल रही है वह है सहायक नदियाँ, जैसे सतलुज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, चेनाब, झेलम, ये सब क्या है? तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सहायक नदियाँ कौन कौन है, सहायक नदियाँ कौन कौन है। चलिए अब आते हैं कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो आप लोगों को पता चला कि चेनाब, झेलम, रावी, इन सारी जो नदियाँ थी उससे क्या थी? सहायक नदियाँ। तो अब सहायक नदियाँ हैं, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि नदी में मिल तो जाती है, लेकिन लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। आरंभिक नगर मतलब शुरुआत में ही जो नगर बना उसी नदी के किनारे फले फूले, वहीं पे सारा कुछ पैदा प्राप्त किया करते थे, जो कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा सॉरी चलिए कह रहा है कि समुद्र कह रहा है कि आरंभिक नगरों फले फूले और गंगा व इसकी सहायक नदियाँ किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ, जो कि 2500 वर्ष पूर्व। जब आप लोगों से पूछा जाएगा कि आरंभिक नगर फूले कितने वर्ष? 4700 वर्ष पूर्व। कितना? 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे क्या हुआ? फला फूला। और फिर कह रहा है गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ, लगभग कितना? 2500 वर्ष पूर्व। कितना वर्ष पूर्व? तो 2500 वर्ष पूर्व। चलिए गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। सोन नदी, तो सोन नदी आप लोगों को मानचित्र में दिखाते हैं। सोन नदी, ये रहा सोन नदी। सोन नदी जो कि गंगा नदी में आकर के मिली है। तो सोन नदी जो है से कहाँ आकर के मिली है? गंगा नदी में। जिस तरह सिंधु नदी में अनेक नदियाँ जाकर के सहायक के रूप में उसमें मिल जाती है, उसी तरह गंगा नदी में भी सोन नदी आकर के मिली है। तो सोन नदी आप लोग मध्य भारत में, जो कि आप लोग को नज़र आ रहा होगा मानचित्र में, सोन नदी यहाँ है। तो आप लोगों को पता चल गया कि सोन नदी किस जगह पे है, कौन से जगह पे है। तो सोन नदी गंगा के दक्षिण में है। किधर है? गंगा के दक्षिण में। इन नदियों के किनारे आसपास का क्षेत्र, जो कि प्राचीन काल में इसको कहा जाता है मगध। मगध यानी किस जगह को कहा जाता है? बिहार को। अभी प्रेजेंट में बिहार बोला जाता है, जो कि पहले बोला जाता था, प्राचीन काल में मगध बोला जाता था और वर्तमान में कहा जाता है बिहार नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी जिसको उस नाम कहा जाता था मगध। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा किया करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों,
कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदी तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम हो जाती थी। जैसे कहने का मतलब है कि किन किन चीज़ों के कारण यहाँ से वहाँ स्थानांतरण लोग नहीं कर पाते थे, यानी यहाँ से वहाँ नहीं। तो पहला नंबर में नदी रोक देता था, दूसरा नंबर में समुद्र के कारण एवं बड़ा बड़ा पहाड़ियों के कारण जैसे हिमालय हो गया, उसकी वजह से दूसरे जगह जो है से लोग नहीं जा पाते थे। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। वो लोग एक बार जब ठान लेते थे तो दोबारा विफल होने में, यानी कदम पीछे नहीं हटाते थे, वहाँ तक पहुँचने की फुल कोशिश होती थी। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में तो कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। प्राकृतिक आपदाओं मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे अगर सही तरह से जलवायु का परिवर्तन, अगर जलवायु सही से चल रहा है तो रुकते हैं, यदि जलवायु वहाँ के खाने पीने के सुविधा में संकट नहीं आता है तो दिक्कत नहीं है। अगर संकट आ जाता है तो दूसरे जगह उन लोगों को जाना जरूरी पड़ जाता है। तो इसके अतिरिक्त कहता है कि व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु कराए कि धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में, यानी अलग अलग चीज़ों को मतलब खोजने की चाह में यहाँ से वहाँ जाया करते थे। उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। दिल में अगर चाहत हो गया कि फलाना जगह इस तरह से है, किसी व्यक्ति से यदि जानते थे तो वहाँ जाने की कोशिश करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था कि कहाँ के लोग किस तरह के रहते थे, वहाँ के खाना पीना किस तरह का है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के बाद वहाँ जाने का इच्छा इन लोगों को करता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? पहले तो इन चीज़ों के वजह से जो है से लोग यात्रा करते थे। कभी उत्सुक हो गया, कभी हो गया संकट पैदा हो गया तो दूसरे जगह जाने लगे, इन सारी चीज़ों से। आज क्या है, आज कारण क्या है? तो एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो और पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इसी सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। तो आज जो है लोगों को दूसरे मतलब प्राकृतिक चीज़ को देखने की चाह में यहाँ से दूसरे जगह जाने की चाहत होती है। जैसे हिमालय पर्वत हो गया जो कि जम्मू कश्मीर है, वहाँ भी जाने के लिए इन लोगों को चाहत होता है। अभी के मन वर्तमान में ऐसे चीज़ आता है मन में, तो यहाँ से दूसरे जगह यात्रा करते हैं। तो प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इसी सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, जो कि पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। तो दूसरे जगह से लोग यहाँ तक आए और यहाँ की चीज़ें बेहतरीन लगा, उन लोगों को अच्छा लगा, तो लोग जो है से यहीं आकर के बस गए। चलिए नेक्स्ट आगे कहता है कि इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। यानी सांस्कृतिक परंपराओं को क्या किया तो विकसित किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने एवं संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। क्या करते रहें? अपनाते रहें। तो जो है से तराशना मतलब होता है कि दूसरे ढांचा में बदल देना, दूसरे ढांचा में बदल देना। अब आवागमन मतलब यहाँ से दूसरे जगह जाते आते रहते हैं, उसी को आवागमन कहते हैं। आगे है कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहें। चलिए अब जानते हैं देश के नाम। देश के नाम आपने देश के लिए प्राय इंडिया क्या है, इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया शब्द इंडस से निकला है। आप लोगों को जब भी पूछा जाए कि इंडिया किस शब्द से निकला है तो इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस शब्द से निकला है। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, जो कि संस्कृत में सिंधु भी कहा जाता है और सिंधु नदी का नाम है। सिंधु नदी का नाम है और इन दोनों चीज़ों से बन करके नाम किस में आ जाता है? इंडिया, जो कि इंडिया नाम हमारे देश का है। अपने एटलस में
ईरान और यूनान का पता लगाएं। एटलस का मतलब होता है नक्शा, यानी मैप का मतलब भी इंग्लिश में नक्शा ही होता है और एटलस का मतलब भी नक्शा ही होता है। तो ईरान और यूनान का पता लगाओ लगभग 2500 वर्ष पूर्व। कितना वर्ष पूर्व? तो 2500 वर्ष पूर्व। तो किन किन चीज़ों को पता लगाने की बात बोल रहा है? ईरान। आप लोग अभी प्रेजेंट में जो कि देख रहे होंगे, एक है ईरान, एक है यूनान, कि ईरान में अभी भीषण लड़ाई चल रही है। उसी कारण जो कि यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का जिक्र मतलब हम कर रहे हैं कि 2500 वर्ष पूर्व पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों ने, जो पश्चिम कौन से दिशा में ईरान है? तो पश्चिम में है, और ईरानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस, सिंधु को क्या कहा है? एक कहा है हिदोस, एक कहा है इंदोस। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। क्या कहा? भूमि प्रदेश को इंडिया। भारत यानी भरत, भारत यानी भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो पहले कहा जाता था भरत, जो कि भारत में आया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग कितना वर्ष? 3500 वर्ष पूर्व। कितना? 3500 वर्ष, जो कि पुरानी परंपरा है। क्या है? पुरानी परंपरा है। कृति जो कि ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में? जो कि 6 वेद होता है, उसी में एक आता है फर्स्ट नंबर में ऋग्वेद। ऋग्वेद बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ऋग्वेद जो है से अब किस चीज़ में आ गया? देश के परंपराओं में, जो कि पूजा पाठ में इन वेदों का भी उपयोग किया जाता है। तो ये जो है से अब देश के लिए भी किया जाने लगा। चलिए, तो इसमें एक और पॉइंट है कि पांडुलिपि। आखिर पांडुलिपि किसको कहा जाता है? पांडुलिपि हम लोग किस चीज़ को में उपयोग करते हैं? तो उसको पांडुलिपि। पांडुलिपि का अर्थ जानते हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। जो कि ताड़ के पत्रों में जो लिखा जाता है उसी को कहते हैं पांडुलिपि। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो ये रहा पांडुलिपि, जो कि आप लोगों को तस्वीर में दिख रहा होगा, जो कि ऐसा छाल के काटा गया है। तो ऐसे देखने में केला का पत्ता जैसा लग रहा है। जो कि पांडुलिपि ऐसा अक्षर में है, न आप पढ़ सकते हैं न हम पढ़ सकते हैं, पहले का लिपि में लिखा हुआ, जिसको कौन सी लिपि? जो कि हम लोग जो देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं, जो कि इंग्लिश में एक रोमन लिपि बोला जाता है। इंग्लिश में रोमन लिपि और हिंदी में देवनागरी लिपि। तो ये कौन सा लिपि है? तो पांडुलिपि है। कौन सा लिपि है? पांडुलिपि। पांडुलिपि जो कि प्राचीन काल में ये लिखा गया है। चलिए, तो चलिए अतीत के बारे में कैसे जानें? जो बीता हुआ चीज़ है उन सारी चीज़ों के बारे में कैसे जानें? तो कहता है कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो आखिर कैसे कर सकते हैं? इनमें से एक तरीका है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। तो पहले के ज़माना में जो सांस्कृतिक एवं अति पारंपरिक पहले वाला जितने सारे किताब थे उन सारी चीज़ों से हम जानते हैं। तो पुस्तक जो है से पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ये आज जो है से टाइपिंग करके पुस्तक को बनाया जाता है, जो कि पहले हाथ से लिखा जाता था। तो अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द से, यानी मेनू मतलब मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको लैटिन में मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ। मैन्यू के मतलब होता है हाथ, यानी मैन्युस्क्रिप्ट जिसका अर्थ होता है हाथ। हाथ से निकला है ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज, जो भुर्ज का जो छाल होता है वो कहाँ उगता है? हिमालय, जो कि एक ताड़पत्र भी होता है, उसमें भी लिखा जाता है। तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र लिखी मिलती है। उन्हीं चीज़ों को पढ़ करके हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, तो इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने तो खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है
प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिर और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता क्या कर रहा है, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन एवं औषधि, औषधि के मतलब होता है जो जड़ी बूटियाँ से बनाया जाता है उनको औषधि बोला जाता है, तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो इन पांडुलिपियों में क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो औषधियों का, विज्ञान आदि का एवं हर एक विषय के बारे में पता चलता है। और इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य यानी पहले जो लड़ाइयाँ हुआ है जो कि हम लोग पुरोहितों से सुनते आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों का भी मिला है। कविताएं पहले कैसे कविताएं होते थे, नाटक कैसा होता था, इन सारी चीज़ों में इनमें कई सांस्कृतिक लिखे हुए मिलते हैं। जबकि करा है अन्य प्राकृतिक और तमिल में है, तो अन्य प्राकृतिक जो है से अलग अलग भाषा में है। तमिल में भी है, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, इन भाषाओं का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख मतलब लिखा हुआ चीज़ को कहते हैं। ऐसे लेख पत्थर यानी पत्थर पर खुदवा कर लिखा हुआ चीज़ को अभिलेख कहा जाता है। पत्थर पर जो लिखा जाता है खुदवा करके उसको क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। जैसे धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए, उत्कीर्ण मतलब खुदवा करके लिखा जाता है, उसी को उत्कीर्ण कहा जाता है। तो किए गए मिलते हैं कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग, जैसे हमारे भारत देश का सबसे प्रतापी शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, और उनका एक और राजा था भारत का जो कि मगध शासक थे अशोक के पिताजी का नाम था बिंदुसार। लेकिन वो तो उतना डेवलप मतलब विकसित बने नहीं, लेकिन उनसे ज़्यादा विकसित अशोक बना, जो कि उन्होंने पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखवाया था। हर एक जगह बौद्ध धर्म को प्रसिद्ध किया था, यानी हर एक जगह फैलाए थे वो, हर एक जगह बताए थे कि इस धर्म में शांतिपूर्वक यानी जीवन यापन मिलता है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत अभिलेख लिखवा करके ज़्यादा दूर तक फैलाएं। कहता है कि अन्य लोग जो हैं जैसे शासक लोग तथा आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके एवं पढ़ सके। माने जहाँ के लोग जिस तरह के जोन वेशभूषा में एवं जैसा भाषा जानते हैं वहाँ उस भाषा में अभिलेख को लिखवाया गया। ये नहीं कि हम जो भाषा जान रहे हैं जहाँ रह रहे हैं वही भाषा ले करके श्रीलंका में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, म्यांमार में कहीं भी जा करके खुदवा करके लिखवा दिए और लिखवा करके छोड़ दिए, ताकि कुछ दिन 1000 वर्ष या 2000 वर्ष बीत गया, उसके बाद अगला व्यक्ति पढ़ ही नहीं पा रहा है, अतीत के बारे में जान ही नहीं पा रहा है, तो कुछ इसमें से कुछ निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। कैसे जानेंगे कि पहले के ज़माना में क्या हुआ नहीं हुआ। तो अशोक ने सबसे अच्छी अभिलेख लिखवाने का यही किया था कि हर एक जगह पर जैसा वातावरण, जैसे लोग रहते हैं, जैसा भाषा जानते हैं, उसी के अनुसार जो है से उन्होंने अभिलेख लिखवाया। तो कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं कहता है जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। यानी जो कार्य राजा एवं रानी हैं से किए हैं उन सारी चीज़ों को अभिलेखों में दर्शाया गया है, उन लोगों ने दर्शाया है। और करा उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखा करते थे। माने कितना खर्च हो गया, कितना सैनिक मारे गए और कितना मतलब जो है से सामान है से खपत हुआ, उन सारी चीज़ों को अभिलेख में लिख करके अर्जित करके रखते थे राजा रानी। तो यही है अभिलेख। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि यही है अभिलेख। इसको पत्थर में खुदवा करके लिखा गया है, जो कि अलग ही लिपि है, आप लोग भी नहीं पढ़ सकते ना हम पढ़ सकते हैं, जो कि अभिलेख दूसरा है। इस अभिलेख के अनुसार नहीं जान सकते हैं। यही है अभिलेख, ये अलग ही लिपि है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, क्यों लिखवाया जाता था? आखिर इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्यों लिखाया जाता था। कहता है कि ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी। इसके अतिरिक्त कहता है कि अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी है और प्रयोग में लाई जाती थी।
ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। जो पत्थर में खुदवा करके लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? पुरातात्विद कहते हैं। पुरातात्विद यानी पत्थर को ही ईंट से बनी इमारतों के अवशेष चित्रों में जो कि मूर्तियां में लिखाया जाता है, लिख करके किया जाता है, उसी को कहते हैं अवशेष चित्रों तथा मूर्तियां। आप लोग यहाँ भी जानिए कि लगभग 2250, कितना? लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। जो आप लोग अभिलेख दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को इस तस्वीर में, ये जो है से कहाँ पे है? तो अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान के कंधार से। यह जो अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। आप लोग हम बताएं कि बिहार जो है से पहले मगध था, वहाँ के सबसे परम प्रतापी शासक थे कौन? तो अशोक। उन्होंने ही ये अभिलेख लिखवाए हैं जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अफगानिस्तान के कंधार से। इस शासक के विषय में तुम जो अशोक हैं उनके बारे में अध्याय 7 में हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय कितने में पढ़ेंगे? जो परम प्रतापी हमारे देश का जो कि अशोक स्तंभ, जो कि आप अगर अच्छा काम किए हैं तो अशोक स्तंभ दिया जाता है, तो इन्हीं का कारण था, क्योंकि अपने देश के लिए बहुत बेहतरीन काम किए थे। तो इन्हीं का ये जो है से अभिलेख लिखा हुआ है। तो इस शासक के विषय में तो 7 अध्याय में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। तो लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं, क्या करते हैं? बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो कोई भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो ये जो अभिलेख है कौन से लिपियां हैं? तो अरामेइक। कौन सा है लिपि? जो कि यूनान का लिपि है। कहाँ की लिपि है? यूनान के। जो कोई इस लिपि को कहा जाता है अरामेइक। इस लिपि जो आप लोग को दिख रहा हो लिखा हुआ, ये अरामेइक है। क्या है? अरामाइक। चलिए आप लोग को अभी पुराना तात्विक के बारे में बताते हैं। ये जो बाण एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है। कौन से नगर से प्राप्त हुआ है? जो घड़ा आप लोगों को दिख रहा है, जिसको पोट बोला जाता है इंग्लिश में, जो कि ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है। इस तरह के पात्र का प्रयोग कितना वर्ष पूर्व किया गया है? इस तरह के जो पात्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो पात्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस तरह के पात्र जो है कितना वर्ष? 4700 वर्ष पूर्व में होता था। तो दाएं एक पुरानी चांदी का सिक्का है, देख लीजिए आप लोग। पुरानी का सिक्का जो इस तरह के भी सिक्का का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व, जो ये सिक्का नज़र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कितना? तो 2500 वर्ष पूर्व। कितना? 2500। और ये जो घड़ा है ये कितना? 4700 वर्ष पूर्व जो है से प्रयोग होता था। हमारे द्वारा
आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में से यह सिक्का कैसा भिन्न है? तो बहुत भिन्न है। ये जो है से कटा है, इसका इस तरह से है, इसमें अंदर कुछ और ही लिखा हुआ है, और हमारा जो सिक्का है से गोल होता है। हमारा सिक्का कैसा होता है? गोल होता है। इस सिक्का का स्ट्रक्चर ही बहुत भिन्न है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि हमारे सिक्के से बहुत भिन्न है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि सिक्का जो है से कैसे भिन्न है। तो अध्ययन करते हैं कि औजारों, हथियारों एवं बर्तनों, तो इसको बर्तन ही बोला जाता है। आभूषण, जो पहनने वाला चीज़ होता है, जो सोना चांदी का पहनते हैं, और ऐसे भी जो कि सोना चांदी छोड़ा करके अलग भी आभूषण में आता है। तो आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो यानी पहले के ज़माना में जितना चीज़ें हुआ है तो खुदाई करके निकाल करके उन सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। तो इनमें से कुछ वस्तुएं, इनमें से क्या है? तो कुछ वस्तुएं जो हैं से, इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व जो है से कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, जो कि 100 साल, 200, 2000 साल तक भी अंदर तक रहता है, ज़मीन में रहता है। तब तक भी पुरातात्विक जानवरों का अवशेष भी मिला है। इन सारी चीज़ों को हम लोग जानने के लिए, ये तो तस्वीर में आप लोगों को सिक्का नज़र आ ही रहा होगा, ये घड़ा जो है से नज़र आ रहा होगा। तो ये जो है से ऐसे तत्वों को जो है से कठोर बहुत होते हैं और जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, जो कि ये सिक्का बना होता है, चांदी का जो सिक्का है। तो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढने पर मिली है, जो कि पहले के लोग हर चीज़ मजबूत हुआ करता था, इसी कारण से यह से अवशेष मिलता है। उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, ये भी चीज़ मिल चुका है खुदवाने पर, खुदाई करने के बाद। और वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, जो कि नीचे ज़मीन में जो है से धंस जाता है, तो वहाँ पर ख़त्म होने का चांस नहीं रहता है, उसी के वजह से मिल जाते हैं। अब जानते हैं कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? बहुधा तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात होता है। तो किन किन चीज़ों से ज्ञात होता है? तो कहता है अभिलेख मतलब लिखा हुआ चीज़, तथा पुरातत्व जो पुराने चीज़ों का होता है। इन सारी जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग किया, स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, और इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। पुराने चीज़ों का जो पढ़ते हैं यानी जानते हैं उसके बारे में, उसी को कहते हैं क्या? अतीत का अध्ययन। और स्रोतों को प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक है यानी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत को मतलब सुराग मतलब खोजा जाता है, नहीं कहते हैं कि कहीं कहीं खोजने के लिए कोई भी चीज़ सुराग का पता होना चाहिए, हल्का फुल्का जो मतलब उसके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध होना चाहिए, तो उसी को कहते हैं सुराग। क्या कहते हैं? सुराग कहते हैं। चलिए अब जानते हैं अतीत एक अनेक। अतीत एक या अनेक, अतीत जो है एक है या फिर अनेक है। तो क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत जो शब्द है वो किस रूप में किया गया है? तो ग्रामेटिकल चीज़ से यानी व्याकरण की विधि से जाने तो बहुवचन के रूप से में किया गया है। ऐसे इन तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। जैसे कैसे मायने अलग अलग थे? तो उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन, राजाओं तथा रानियों का जीवन तथा व्यापारियों तथा क्या है? तथा व्यापारियों का जीवन जो है से शिल्पकारों के, शिल्पकार मतलब होता है कपड़ा उपड़ा जो बनता है उनको कहते हैं शिल्पकार, बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, क्या आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार एवं रीति रिवाज का पालन करते थे। अभी जिस तरह रीति रिवाज है, जैसे मान लीजिए कि 10 किलोमीटर की दूरी पर आप लोग चल जाइए तो हर एक जगह रहने का, खाने का,
हर चीज़ अलग होता है। आप यदि जिला बदल दीजिए, राज्य बदल दीजिए तो पूरा ही चेंज हो जाता है, और देश बदल दीजिए तो बिल्कुल ही भिन्न हो जाता है, ज़रा भी मिलता जुलता नहीं होता है। तो आप लोग ऐसे भी जान सकते हैं कि झारखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, हर एक जगह पर रहन सहन, रीति रिवाज और संगीतकारों का अलग अलग जो है से नियम का पालन करते हैं। वहाँ का व्यवहार कुछ है, अलग राज्य में व्यवहार कुछ है, भारत में कुछ है, और नेपाल में कुछ है, भूटान में कुछ है, म्यांमार में कुछ है। तो हर एक देश का रीति रिवाज, व्यवहार, हर चीज़ भिन्न है। तो उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के बारे में जानते हैं। तो अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करते हैं। तो आप लोग बताइए कि वहाँ समुद्र है, वहाँ पे समुद्र के वजह से वहाँ पर कुछ दूसरा चीज़ यदि पैदा नहीं हो रहा है तो उसी चीज़ का प्रयोग ज़्यादा करेगा। तो वहाँ जो है से अपना जीवन यापन के लिए खाने पीने से लेकर के हर चीज़, व्यापारी चीज़ में भी किस चीज़ को करते हैं, तो मछलियाँ पकड़ करके करते हैं। तो मछलियाँ पकड़कर एवं शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी उसको बेच उच करके दूसरा चीज़ यदि खरीदना है तो मछली से ही जीवन यापन हो सकता है। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं, और इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो मैंने पहले भी यही नियम था कि जहाँ पर जो चीज़ उपलब्ध है उसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया करते थे। तो आप लोग को यहाँ तक पता चल गया होगा कि अंडमान द्वीप में जिस तरह से रहते हैं उसी तरह से, यानी अतिक एक है या अनेक, तो बहुवचन की वजह से आप लोगों को पता चला कि अतीत है क्या, और शिल्पकार कैसे जीवन यापन करते थे और कैसे किया जाता था। इन सारी चीज़ों को अंडमान द्वीप में, वहाँ पे समुद्र नज़दीक है, वहाँ पे मछलियाँ पकड़ के अपना जीवन चलाते हैं, व्यापारी करते हैं। हर चीज़ जो है से वहाँ का रहन और रीति रिवाज अलग है वहाँ का। तो इसके अतिरिक्त अन्य तरह का भेद है। भेद मतलब अलग, भेद मतलब भिन्न। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा, यानी जहाँ जहाँ जो चीज़, शासक जो है राजा, मतलब राजा किसको कहता है, शासक को कहा जाता है। जहाँ जहाँ जो चीज़ जीत करके आते थे और उसको लेखा जोखा रखते थे। लेखा जोखा मतलब जो चीज़ जीत करके लाएं। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। कौन सा लड़ाई जो है, कौन सा शासक किसके साथ लड़ा, और कौन सा धन जो है मतलब दूसरे जगह से अपने जगह संग्रहित किया। तो उन सारी चीज़ों को राजा ने लिपि के द्वारा तो लिखवा के रखते थे। तो उसी के वजह से हम लोग जानते थे, और वातावरण के वजह से भी। और जहाँ जहाँ इतिहासकार जो हैं से खुदाई किए और जानकारियाँ प्राप्त किए और प्राप्त करके इस पुस्तक में लिखे, तो इनके वजह से हम लोग जानते हैं। तो शिकारी, मछुआरे, संग्राहक मतलब जुटाने वाला, कृषि माने खेती करने वाला, अथवा पशुपालन मतलब पशु पोसने वाला, पशु मतलब जानवर पालने वाला। जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो कोई अगर मछुआरा है तो लेखा जोखा रखेगा नहीं। अब उसको धन तो पूरा अर्जित थोड़े ना हो रहा है। कोई व्यक्ति कहीं रह रहा है और अपना जीवन चलाने के लिए सिर्फ खाने पीने के लिए निर्भर है, खाना पीना उसको अच्छा से मिल जा रहा है, वही काफ़ी है। तो ऐसा मतलब कोई ख़ास चीज़ें नहीं था, उसको लेखा जोखा कोई रखा नहीं जाता था। जो चीज़ जहाँ दब गई उसी चीज़ को इतिहासकारों ने खनन किया और खनन करके पता चला कि यहाँ पर भी लोग रहते थे, यहाँ पे ऐसा खेती करते थे। कुछ चीज़ें अवशेष मिले तो उसके वजह से ये लोग जान गए। पुरातत्व जो है, पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, पुरातत्व के वजह से। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अभी सारा कुछ आप लोग को लग रहा होगा कि सारा कुछ हम पूरा इतिहास के बारे में जान गए, तो हर एक जगह सर्वेक्षण नहीं हुआ है। अब हमारे झारखंड में जो कि मिनरल्स हर एक प्रकार के हैं, क्या मिनरल्स हर चीज़ निकल जा रहा है? 1 2 3 जो कि है, कोयला हो गया, अबरक हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, इन सारी चीज़ों का सर्वेक्षण करके निकाल करके पूरे कंट्री में बेचा जा रहा है। लेकिन क्या यूरेनियम को झारखंड में कहा जाता है कि पाया गया है? क्या उसको उत्खनन किया गया है? सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है अभी तक। तो हर चीज़ हम लोग नहीं अभी जान चुके हैं, बहुत सारा अवशेष अभी भी बाकी है।
अब जानते हैं कि तिथिया का मतलब आखिर होता क्या है, तिथि है क्या। तो अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख बताओगे। क्या बताओगे? तारीख या फिर माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई अन्य वर्ष बताओगे। वर्ष या गणना ईसा धर्म से होता है। कौन से धर्म से? जो कि तिथि किस चीज़ से माना जाता है? तिथि जो है ईसा धर्म से माना जाता है। जैसे कि 2000 इसी तरह का कोई और है, लेकिन ईसा धर्म जो है से गणना की जाती है। कर बताओ, वर्ष की गणना जो है से ईसा धर्म यानी प्रवर्तक ईसा मसीह से जानते हैं हम लोग, उसी को ईसा ईस्वी बोला जाता है। तो ईसा मसीह के जन्म की तिथि की जाती है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से, कितना? 2000 वर्ष के बाद से ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईस्वी पूर्व यानी ईसा से पहले को बोला जाता है। जैसे बीसी होता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं बीसी। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट माने ईसा पूर्व यानी पहले। बिफोर मतलब पहले होता है ना, तो उसी तरह यहाँ कर रहा है ईसा मसीह के जन्म के पहले रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में कितना 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। क्या करेंगे? उल्लेख यानी जानकारी प्राप्त करेंगे। उल्लेख मतलब जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, इतिहास और तिथिया के बारे में आप लोगों को बता दें कि अंग्रेजी में बीसी का मतलब होता है, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। बीसी का मतलब क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, 300 साल पहले। 300 साल पहले, जैसे कि 300 साल पहले। जैसे कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी सुना होगा। एडी आप लोगों ने, एडी मतलब होता है एनोनो डोमिनी। एडी का मतलब क्या होता है? एडी का मतलब होता है एनोनो डोमिनी। इसका मतलब होता है आफ्टर। क्या होता है? आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ईसा मसीह के जन्म के बाद, मतलब जन्म हो गया। और बिफोर मतलब हो गया जन्म हुआ नहीं है, जन्म से पहले। जन्म से पहले, उसी को जन्म से पहले को बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। और एनोनो डोमिनी के मतलब होता है ईसा के बाद। ईसा के बाद। तो ये हो गया बिफोर क्राइस्ट। और तुम तिथियों से पहले एडी। एडी जो है से हिंदी में लिखी जाती है, जो कि एनो डोमिनी बोला जाता है। एनो नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। कितने शब्दों से बना है? तो 2 शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। किससे के जन्म से? ईसा मसीह के जन्म से। कभी कभी एडी की जगह सीई, क्या बोलते हैं? सीई बोलते हैं। सीई के मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं? सी के मतलब होता है कॉमन एरा। क्या बोलते हैं? कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब होता है ईसा के बाद। सी के मतलब होता है कॉमन एरा। ये है कॉमन एरा। कभी कभी जो है से क्या बोला जाता है? सीई। ये हो गया बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जो कि प्रयोग में आता है, प्रयोग में होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग होता है जो कि कॉमन एरा है, तथा बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा। बीसीई के मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा का मतलब जैसा ही ईसा पूर्व, जैसा ही ईसा पूर्व के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। मतलब हर कोई इस कैलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। आप लोगों को यदि पूछा जाए कि भारत में जो ईसा पूर्व है या ईसा पूर्व के बाद है, इन 2 शब्दों को कितने, तो इन तिथियों के रूप में जो है से लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कितना वर्ष पूर्व? 200 वर्ष पूर्व। कभी कभी जो है से अंग्रेजी बीपी में भी आ जाता है। किस में आ जाता है? बीपी। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। क्या होता है बीपी का मतलब? बिफोर प्रेजेंट यानी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है से बिफोर प्रेजेंट से है। बिफोर प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान से पहले। वर्तमान से पहले। तो पृष्ठ जो है से 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षरों का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग इसको देखिए। थोड़ा सा है इन शब्दों को जान लेते हैं कि उपयोग क्या है। तो यात्रा हो गया, पांडुलिपि हो गया, अभिलेख हो गया, पुरातत्व हो गया, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि
और इन सारी चीज़ों को जो आप लोग देख रहे हैं अभ्यास जो है यहाँ पे सुमिलित करें, यानी मिलान करने वाला ऊपर में फर्स्ट नंबर में है, दूसरा नंबर में पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए। और यहाँ पे है कि कृषि का आरंभ कब हुआ, तो 8000 वर्ष पूर्व हुआ। और सिंधु सभ्यता का प्रथम कब हुआ, तो 4000 वर्ष पूर्व हुआ। और गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य जो कि बिहार है वहाँ के बात बोला जा रहा है, और वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये अभ्यास प्रश्न है से आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन कराया जाएगा कंप्लीट, एवं इन सारी जितना आप लोगों को हमने पढ़ाया उसका नोट्स के रूप में भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में आप लोगों को कैसा लगा उसको कमेंट करके बताएं। और इसका नोट्स आप लोगों को फुल उपलब्ध कराया जाएगा और टेलीग्राम में आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। एवं नोट्स हो गया और अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें एवं लाइक करें।